तो यार आज की इस वाली वीडियो में अपन पैथोलॉजी का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे, ग्रोथ एडेप्टेशंस। तो देखिए, ग्रोथ एडेप्टेशंस क्या होता है कि एक जो सेल होता है वो अपने स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेस यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं हार्ट को लेता हूँ, तो हार्ट के ऊपर क्या स्ट्रेस है, उसको ब्लड को पंप करना है एओर्टा के अंदर। तो एओर्टा के अंदर उसको किसके अगेंस्ट ब्लड को पंप करना है, उसको ब्लड को पंप करना है जो ब्लड प्रेशर, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है उसके अगेंस्ट। ठीक है। अब अगर वो जो पंप कर रहा है ब्लड, वो एक चीज के अगेंस्ट पंप कर रहा है, तो वो जिस चीज के अगेंस्ट पंप कर रहा है दैट इज इट्स स्ट्रेस। ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, किसी भी चीज के अगेंस्ट कोई अगर काम हो रहा है तो वो जो चीज है दैट इज स्ट्रेस। ठीक है। जैसे हार्ट के केस में ब्लड प्रेशर, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। तो अब इसके अगर मैं इस स्ट्रेस को, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए या घट जाए या कोई भी चेंज आता है स्ट्रेस के अंदर, तो जो हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी भी ऑर्गन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन रिस्पॉन्स टू इट्स स्ट्रेस, चेंज इन इट्स स्ट्रेस will change the characteristics of any organ will change in response to the stress over it. Alright? ठीक है। तो कोई भी ऑर्गन के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे उसके स्ट्रेस के रिस्पॉन्स। तो अब इसके एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल आ जाएगा हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या है? देखिए, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स इज हाइपरट्रॉफी एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज हाइपरप्लेजिया। दोनों ही ग्रोथ अडेप्टेशन है। किसके किसके रिस्पॉन्स में? ये है ग्रोथ अडेप्टेशन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो इंक्रीज इन स्ट्रेस, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हार्ट के अंदर अगर ब्लड प्रेशर, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाता है, आफ्टर लोड बढ़ जाता है, तो जो हार्ट की वॉल्स है उनके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है, उनके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, बड़े बड़े हो जाते हैं कार्डियक मायोसाइट्स। ठीक है। तो दैट इज हाइपरट्रॉफी। और हाइपरप्लेजिया का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एंडोमेट्रियम जो होती है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, जब एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही होती है, द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन, तो दैट इज हाइपरप्लेजिया। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों एक साथ होती है मोस्टली। तो इसका भी एग्जांपल एंडोमेट्रियम हो जाएगा। जब सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो सेल्स का साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है। जब सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो सेल्स का साइज भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कंपनीड बाय हाइपरप्लेजिया। ठीक है। तो आपको ये दो एग्जांपल समझ में आ गए। अब इसके बाद हम चलते हैं एट्रॉफी पर। हाइपरट्रॉफी देख लिया हमने हाइपरप्लेजिया देख लिया। अब एट्रॉफी क्या है? ठीक उल्टा हाइपरप्लेजिया का या फिर हाइपरट्रॉफी का, डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। जैसे मसल्स, अगर नर्व इंजरी हो जाती है, नर्व इंजरी के अंदर क्या होता है कि जो मसल्स है, फॉर एग्जांपल रिस्ट ड्रॉप है, तो उसके अंदर जो मसल्स है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो नर्व्स है वो स्टिमुलेट ही नहीं कर सकती मसल्स को। तो इसके रिस्पॉन्स में मसल का क्या हो जाएगा? एट्रॉफी। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि जो परमानेंट सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स जैसे कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, नर्व्स, ये परमानेंट सेल्स है, इनमें रेप्लिकेशन या फिर इनमें डिवीजन ऑफ सेल पॉसिबल नहीं है इन एडल्ट टिश्यू, इन एडल्ट या फिर आफ्टर आफ्टर डिलीवरी वगैरह। तो क्योंकि इनमें रेप्लिकेशन या फिर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रॉफी हो सकती है, इनके अंदर हाइपरप्लेजिया नहीं हो सकता। ठीक है। अब हाइपरट्रॉफी जो होती है, आपको एट्रॉफी समझ में आ गया, डिक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ सेल्स। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब हाइपरट्रॉफी जो होती है उसका मैकेनिज्म क्या है? तो मान लीजिए ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल था, इससे आपको ये वाला सेल बनाना है, इसको बड़ा करना है। तो करना क्या होगा आपको? इस सेल में फर्क क्या है? सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है, एक तो उसका साइज बड़ा करना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर जो प्रोटीन्स होंगे, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? जैसे कई सारे तो एंजाइम्स होते हैं, और इसके साथ में जो साइटोस्केलेटन होता है, सेल को मेंटेन करने के लिए, सेल शेप और साइज को और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए साइटोस्केलेटन होता है, उसका भी तो साइज बढ़ाना पड़ेगा। ये जो फाइबर्स हैं इनका भी तो साइज बढ़ जाएगा ना, तो उनका भी साइज बढ़ाना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या है? साइटोस्केलेटन क्या है? दिस प्रोटीन। तो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो हाइपरट्रॉफी के लिए नंबर 1 प्रोटीन ज्यादा सिंथेसाइज करना पड़ेगा, लाइपो फॉस्फोलिपिड ज्यादा सिंथेसाइज करना पड़ेगा मेम्ब्रेन के लिए।
और इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ज्यादा चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये सेल बड़ा है, इसमें एंजाइम्स ज्यादा है, इसके अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप होंगे मेम्ब्रेन पे वो ज्यादा है, तो इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और प्रोटीन फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमको राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भी ज्यादा चाहिए होगा, तो नंबर जो ऑफ ऑर्गेनेल्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, अब इसका ठीक उल्टा मैकेनिज्म होता है एट्रोफी का। एट्रोफी में क्या है, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा था स्ट्रेस में, एट्रोफी में डिक्रीज इन स्ट्रेस हो जाता है। तो एट्रोफी में क्या होगा, यहाँ से इसको यहाँ में बदल दो, दिस इज एट्रोफी। तो वही साइटोस्केलेटन जो है उसका साइज बड़ा होने की जगह छोटा हो जाएगा, या फिर ऑर्गेनेल्स जो है उनका नंबर कम हो जाएगा, ऑर्गेनेल्स का नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो प्रोटीन है उसको हमको डिग्रेड करना पड़ेगा बेसिकली। तो डिग्रेड कैसे करते हैं प्रोटीन को, तो यूबीक्विटिन टैगिंग से, यूबीक्विटिन टैगिंग, यूबीक्विटिन टैगिंग से। यूबीक्विटिन टैगिंग क्या होता है, यूबीक्विटिन टैगिंग कुछ नहीं, जैसे प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन है, हमने प्रोटीन लिया और हमको नंबर ऑफ प्रोटीन कम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बेसिकली प्रोटीन्स है उनको आपको डंप करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो दैट इज मतलब दैट प्रोसेस इज रन बाय यूबीक्विटिन टैगिंग। तो क्या है, यहाँ पे कोई प्रोटीन है, ये सेल नहीं है, दिस इज सम प्रोटीन, ठीक है, दिस इज सम प्रोटीन, या फिर ये कोई प्रोटीन है। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे यूबीक्विटिन नाम का प्रोटीन और है, यूबीक्विटिन और है, वो इस पे अटैच है, इसको अटैच किया जाएगा। तो क्या होगा बेसिकली, ये यूबीक्विटिन भी अटैच होगा। तो एक तरह से इसका आईडी कार्ड है कि कौन सा प्रोटीन डिस्ट्रॉय करना है, या कौन सा प्रोटीन है जिसको ब्रेक करना है। और ब्रेक करेगा कौन, ब्रेक करेगा प्रोट्यूसोम। ये जो पूरा का पूरा है इसको प्रोट्यूसोम में डाल दिया जाएगा और इसमें से यूबीक्विटिन बाहर आ जाएगा वापस से, और जो सिर्फ प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूबीक्विटिन टैगिंग। ये समझ में आ गया आपको। एक मैकेनिज्म और होता है, जैसे हमने प्रोटीन जो था, प्रोटीन को हमने डिग्रेड कर दिया, अब हमने कहा था ऑर्गेनेल्स का नंबर भी बढ़ेगा, किसके अंदर, हाइपरट्रॉफी के अंदर। तो एट्रोफी के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनेल्स का नंबर कम होगा। तो ऑर्गेनेल्स का नंबर कम करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ऑटोफेजी, ऑटोफेजी जो भी ऑटोफेजी। ऑटोफेजी यानी अपने ही ऑर्गेनेल को सेल ही खा जाता है बेसिकली। तो कैसे करता है, होता क्या कि जैसे ये सेल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो सेल क्या करेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ एक वैक्यूल बना देगा। ठीक है, ऑर्गेनेल के चारों तरफ एक वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी ऑर्गेनेल है उसके चारों तरफ एक वैक्यूल बना देगा, और इस वैक्यूल को फ्यूज कर देगा वो लाइसोसोम के साथ, इसको फ्यूज कर देगा लाइसोसोम के साथ। तो कैसा हो जाएगा, ऐसा, यहाँ पे कोई ऑर्गेनेल था और यहाँ पे लाइसोसोम, और लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो लाइसोसोम क्या करेगा, इस ऑर्गेनेल को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी और हाइपरप्लेजिया में तो कुछ नहीं, सेल्स डिवाइड कर जाएंगे। अब एक मैकेनिज्म और आता है, एक मैकेनिज्म और है, उसका नाम है हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया, ठीक है, हाइपोप्लेजिया, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एट्रोफी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजिकली किसी भी अगर सेल का डिग्रेडेशन है, एम्ब्रियोलॉजिकली कोई भी सिग्नल जो है वो रिड्यूस्ड है नॉर्मल इंडिविजुअल से, तो ये हाइपोप्लेजिया हमको दिखेगा। जैसे टर्नर सिंड्रोम, आपने नाम सुना होगा। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जैसे टर्नर सिंड्रोम के अंदर आपको पता है कि जो X0 वाला कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है, तो इसके अंदर जो ईस्ट्रोजन है या जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है। तो बेसिकली इस वजह से क्या है, जो ओवरीज है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाती। तो ओवरीज कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए ओवरी जो इतने नॉर्मल साइज की होनी चाहिए थी वो स्मॉल रह जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीक ओवरी, स्ट्रीक ओवरी। ठीक है, दिस इज हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया भी आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या होता है,
मेटा का मतलब होता है डिफरेंट या फॉरवर्ड ऐसे करके, जैसे मेटावर्स बोलते हैं हम, डिफरेंट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। तो मेटाप्लेजिया क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स किसी भी एक ऑर्गन के अंदर हमको दिखने लग जाते हैं, व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, और चेंज इन टाइप ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ चेंज इन टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है बैरेट सिंड्रोम। बैरेट सिंड्रोम, बैरेट सिंड्रोम। बैरेट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? बैरेट सिंड्रोम के अंदर कुछ भी नहीं है। बैरेट सिंड्रोम में क्या होता है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो ओपन रह जाता है। जो उसकी टोन है, जो टोन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो बहुत कम हो जाती है। तो टोन इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कम होने से क्या होगा, जो स्टमक का एसिड है वो आपके इसोफेगस के अंदर आने लगेगा, स्पेशली लोअर पार्ट में। तो होगा क्या, होगा ये कि जो स्टमक की एपिथेलियम थी, स्टमक की जो एपिथेलियम थी, अच्छा जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, मेटाप्लेजिया, दिस इज मोस्टली सीन इन द सरफेस एपिथेलियम। ये सरफेस एपिथेलियम पे ज्यादा होती है, मतलब ये वाला फिनोमेनन है सरफेस एपिथेलियम पे ज्यादा दिखता है। तो स्टमक की जो एपिथेलियम थी, हाँ कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टमक की जो एपिथेलियम थी वो कौन सी है, वो है कॉलमनर नॉन सीलिएटेड म्यूसिन प्रोड्यूसर। ठीक है, और जो ईसोफेगस है, इसी कौन से एपिथेलियम है, इसकी है स्क्वामस नॉन केराटिनाइज। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स रह जाएगा, तो इसका जो एसिड है स्टमक का वो ईसोफेगस में आने लगेगा। तो स्टमक का एसिड जब ईसोफेगस में आने लगेगा तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि धीरे धीरे धीरे, अब बेसिकली है क्या, जो ईसोफेगस था वो किस चीज के लिए बना है, वो फूड का जो फ्रिक्शन है उसको झेलने के लिए बना, एसिड को झेलने के लिए नहीं बना। तो जो उसका स्ट्रेस है वो क्या है, वो है फूड का फ्रिक्शन। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोअर पार्ट के अंदर जो स्ट्रेस है वो बदल रहा है, और स्ट्रेस क्या हो रहा है इसका, वो हो रहा है स्टमक से जो एसिड आ रहा है या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो हो रहा है उसको बेयर करना है उसको। तो उसको बेयर कैसे करेगा, जो स्टमक के अंदर सेल्स है वैसे के वैसे सेल्स हमको यहाँ दिखने लग जाएंगे। तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे इसोफेगस में, उन स्टेम सेल्स की हो जाती है रीप्रोग्रामिंग। ठीक है, रीप्रोग्रामिंग यानी वो स्टेम सेल आगे जाकर के बनने वाला था स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, लेकिन इसके रीप्रोग्रामिंग की वजह से बन जाएगा कॉलमनर नॉन सीलिएटेड म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे म्यूसिन और बाइकार्बोनेट ये वाले जो सेल्स है इनको प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है, वरना डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सेल्स का टाइप है उसको बदलना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से इस सेल के टाइप से ये सेल का टाइप हो जाएगा किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर। दैट इज कॉल्ड बैरेट सिंड्रोम। ये हो गया, इसका मैकेनिज्म भी हमने देख लिया। अब एक और आता है डिस्प्लेजिया। डिस का मतलब क्या होता है, बैड या फिर, मतलब नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। डिस्प्लेजिया कैसे, डिस्प्लेजिया क्यों होता है, डिस्प्लेजिया होता है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरप्लेजिया की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरप्लेजिया। तो जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं डिस्प्लेजिया का, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियम नियोप्लेजिया, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, ये एग्जांपल है डिस्प्लेजिया। ठीक है, डिस्प्लेजिया, इसको क्या बोला हमने, डिसऑर्डर्ड सेल्यूलर ग्रोथ या अनवांटेड या बैड सेल ग्रोथ। और ये क्या हो जाता है, लॉन्ग स्टैंडिंग मेटाप्लेजिया होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरप्लेजिया की वजह से। जैसे अगर एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको ईस्ट्रोजन का कंटिन्यूस स्टिमुलेशन मिलता जाए, मतलब प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन मिलता जाए। वैसा मोस्टली क्या होता है, ईस्ट्रोजन का स्टिमुलेशन मिलता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का स्टिमुलेशन मिलता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ हो जाता है और मेम्ब्रेन शेड हो जाती है, एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन का प्रोलॉन्ग्ड उसको एक्सपोजर मिलता जाए तो क्या होगा, तो होगा क्या कि बेसिक डिस्प्लेजिया होने लग जाएगा सेल्स का, और वो प्रोग्रेस करके CIN में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
डिस्प्लेजिया आपको समझना आ गया, ठीक है। तो ये थे ग्रोथ एडेप्टेशंस, मतलब जो स्ट्रेस है उसके रिस्पॉन्स, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सेल्स के अंदर, उसको कहते हैं हम ग्रोथ एडेप्टेशंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा एक एग्जांपल, हाँ एक दो एग्जांपल्स मेरे से रह गए थे, आई एम सॉरी। एक दो एग्जांपल्स ये है, विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी से विटामिन ए का फंक्शन क्या है? तो विटामिन ए का एक फॉर्म होता है रेटिनोइक एसिड। तो रेटिनोइक एसिड क्या करता है कि जो आपकी आईज है उनके अंदर जो कंजक्टिवा है वो एकदम एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट होता है, और विटामिन ए उसी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में काम करता है। उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने का मतलब क्या है? उसका जो स्पेशलाइजेशन है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है कि उसको ट्रांसपेरेंट रखना, उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको डिफरेंशिएटेड रखता है रेटिनोइक एसिड। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं हो पाएगा, तो उसका जो स्ट्रेस है वो बदल चुका है, क्योंकि विटामिन ए पहले था लेकिन अब नहीं है। उसका स्ट्रेस बदल जाने की वजह से क्या होगा? कैरेटिनाइजेशन, कैरेटिनाइजेशन होने लगेगा कंजक्टिवा का। तो कंजक्टिवा जो ट्रांसपेरेंट था वो ओपेक होने लगेगा, और इसको बोलते हैं केराटोमेलेशिया, ठीक, केराटोमेलेशिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी। एक एग्जांपल और है, अच्छा इसका एग्जांपल था, दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया। एक एग्जांपल और है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपकी मसल को अगर बहुत जबरदस्त ट्रॉमा होता है किसी भी कारण से, तो मसल को ट्रॉमा होने से क्या होगा कि जो मसल की कनेक्टिव टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगी। तो मसल की कनेक्टिव टिश्यू डैमेज होने से क्या होगा भाई, वो रिपेयर, जब कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो जाएगी वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसके बाद में जो रिपेयर कर रही होगी मसल की कनेक्टिव टिश्यू, तो कई बार क्या होता है इन्फ्लेमेशन से रिकवर करते हुए बोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, ऑसिफिकेशन होने लग जाता है, ठीक है। तो जो मसल की कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन में डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। इसको ऑस्टियोसार्कोमा से आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऑस्टियोसार्कोमा को आप जब देखेंगे एक्सरे के अंदर तो आपको दिखेगा कि बोन से ही ग्रोथ निकल के आ रही है, बोन से ही कनेक्टेड ग्रोथ निकल के आ रही है। लेकिन ये जो है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू का ऑसिफिकेशन हो रहा है उसके अंदर बोन अलग दिखेगी आपको, जो मेन बोन है वो सेपरेट दिखेगी, और जो इसकी ग्रोथ है ऑसिफाइड ग्रोथ है वो अलग से दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल था आपका मेटाप्लेजिया का। इसके बाद में मेटाप्लेजिया हो गया आपका, मेटाप्लेजिया की मैंने एग्जांपल दे दी, और मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया आर रिवर्सिबल। मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल। और डिस्प्लेजिया को कैंसर से, एक्चुअली डिस्प्लेजिया क्या होता है, प्री कैंसरस सेल्स को, मतलब एक तरह से उसको रेफर करने के लिए कई बार डिस्प्लेजिया यूज करते हैं, पर कैंसर से डिस्प्लेजिया को डिफरेंशिएट करने के लिए ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, दे आर रिवर्सिबल। मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया आर रिवर्सिबल। कब रिवर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे बैरेट सिंड्रोम को मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेटाप्लेजिया में जो स्ट्रेस था वो चेंज हो गया था, अब अगर स्ट्रेस परसिस्टेंट रहा बहुत लॉन्ग टर्म तक तब कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेस को विड्रॉ कर लूं तो ये जो कंडीशन है रिवर्ट हो सकती है। तो मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया जो है वो रिवर्स, ठीक है। तो ग्रोथ एडेप्टेशन आपके हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो